अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 11th की बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग का यही उठता होगा कि हम लोग ये जो पढ़ते हैं, जैसे एंजाइम्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक। सो इस चैप्टर की सीरीज में इसका जवाब भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और आज हम एंजाइम्स की स्टोरी पढ़ेंगे कि एक्चुअली में एंजाइम्स होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स द बॉस गैंग। एंजाइम्स जो है वो एक ऐसी गैंग है जो कि हुकूमत करती है, बॉस। ओके, तो चलो जल्दी से इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम सब जानते हैं कि वैसे तो सेल जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सही है ना, इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट यूनिट सेल है, सबको पता है। और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। ठीक, पर सेल के पीछे जो काम कर रहा होता है, यानी कि बिहाइंड द कर्टेन्स जो चीज़ काम करती है, वो कुछ अलग किस्म की चीज़ें हैं। अब वो क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि सेल अगर एक्टिविटी ना करे तो हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लाइफ एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, अगर लाइफ एग्जिस्ट है तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेल। ठीक है, सिर्फ सेल की वजह से है। लेकिन हमारा सेल जो है, वैसे तो देखा जाए तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हेड ऑफ द बॉडी इज सेल। बट बिहाइंड दिस सेल, इस सेल के पीछे भी कोई है जिसकी वजह से सेल काम करता है, जिसकी वजह से हमारा सेल काम करता है। ओके, अब एक स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ बच्चे जो थे वो कॉलेज से अपने आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि देयर वाज अ गैंग। वहाँ पर एक गैंग थी, वहाँ पर एक बॉस गैंग थी। तो उन्होंने देखा कि वो गैंग है और उसके पास छोटे छोटे उनके कह सकते हैं स्लेव्स हैं, उनके गुलाम हैं, थोड़े से छोटे हैं, उनसे साइज में भी छोटे हैं, खड़े हुए हैं, और वो पूरी बॉस गैंग है। अब उन बच्चों ने पूछा कि वो आपस में बातें करने लगे कि ये जो बॉस गैंग है ये कौन है, ये इतने मतलब कह सकते हैं टशन से जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोई भी इनके आसपास जो है वो इनको रोक नहीं सकता है। तो क्या है अभी अभी इस मोमेंट में वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। तो वो आपस में बातें करने लगे। इतने महंगे होता है ना, देखते हैं आप लोग अक्सर, एक ओल्ड मैन आया तो बूढ़े अंकल आते हैं और उन्होंने क्या बोला, वो बूढ़े अंकल बताने लगते हैं कि ये बॉस गैंग है क्या। क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे नए होते तो बूढ़े अंकल को पता होता है पहले से कि बॉस गैंग क्या है, तो उनको बताना शुरू कर देते हैं। जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ कि बॉस गैंग क्या होती है, उन बूढ़े अंकल ने क्या कहा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारा सेल है ना, तो सेल के पीछे, बेसिकली सेल के पीछे जो काम करने वाली चीज़ है, दैट आर कॉल्ड एंजाइम्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा, एंजाइम्स कहलाते हैं। सॉरी, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स कहलाते हैं जो सेल के पीछे काम करते हैं, जिनकी वजह से सेल प्रॉपरली फंक्शन करता है। ओके, देन उसके बाद क्या आती है कि हम आपको सबको पता है हमारा सेल बहुत जो है उस सेल में कांस्टेंट फंक्शनिंग होती रहती है और एक ही तरह से होती है। और सेल जो है कह सकते हैं जिस तरह से स्ट्रांगली वर्क करता है, बड़े बड़े कह सकते हैं फंक्शंस कर रहा है, छोटे फंक्शंस कर रहा है, तो उस उन सब के पीछे ही हमारे जो हीरो हैं, बॉस हैं, वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पर एक बात आती है कि आपने सबने ईसीजी तो देखा होगा, ऐसा होता है ना कुछ यूं यूं करके। थोड़ा सा अगर मैं गलत बना दूं तो सॉरी। ठीक है, ऐसे करके कुछ देखा होगा ईसीजी।
जो कि मूवीज में तो सबने देखा होगा कि ईसीजी क्या होता है कि जैसे कोई मरता है तो ये ऐसे लाइन सीधी हो जाती है, अदरवाइज इट इज लाइक दिस। सो अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ लाइन कहलाती है। व्हाट इज दिस? आवर लाइफ लाइन। भाई लाइफ लाइन है, ऐसे चल रही है तो लाइफ है, सीधी हो गई तो लाइफ लाइन खत्म एंड लाइफ भी खत्म। तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ बड़े बड़े किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। मैक्रो मीन्स बड़े, मॉलिक्यूल्स मतलब आपको तो सबको पता है ना, कॉम्पोनेंट्स। तो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये सब बन रहे होते हैं और कांस्टेंट लेवल पे बनते रहते हैं। कभी बड़े बन रहे, कभी छोटे बन रहे, कभी बड़े बन रहे, कभी छोटे बन रहे, और इनका रिएक्शन भी होता रहता है। यानी कि कुछ बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, कुछ छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। तो ये सारे कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और ये बड़े छोटे रिएक्शंस होना बॉडी में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफलाइन सीधी हो जाएगी, और अगर लाइफलाइन सीधी हो गई तो हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी। तो बेसिकली लाइफ इज अ मैश ऑफ बिग एंड स्मॉल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हमारे पास, अब साफ सी बात है कि हमें सबको पता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो लिबरेट होती है, यानी कि कोई एनर्जी लेगा या तो फिर एनर्जी देगा। तो इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस में से एनर्जी जो है बॉडी को मिलती है, और कुछ रिएक्शंस बॉडी से एनर्जी को लेते हैं। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, ये होते कैसे हैं। अब आप सब इस चीज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जैसे सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं बिल्कुल लेजी टाइप्स, जो भी मेजॉरिटी पढ़ाई के मामले में काफ़ी सारे बच्चों में लेजीनेस आ जाती है। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, काम तो करना है बट लेजीनेस है। क्या है? लेजीनेस है। तो ये लेजीनेस क्या होती है? बेसिकली कह सकते हैं स्लो है काम करने में, लेजी है। ठीक है, तो अब ये जो हीरो है हमारे एंजाइम, वो क्या करते हैं, वो जब बीच में आते हैं, ये जो हमारे एंजाइम हीरो है, वैसे इनकी शक्ल दिखाऊं तो ऐसी होती है, हाँ ऐसी कुछ, एक मिनट, हाँ ऐसी शक्ल है। तो ये जो हीरो होते हैं हमारे एंजाइम, ये क्या करते हैं, स्लो से स्लो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, हाई कर देते हैं, और कह सकते हो एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, हाई कर देते हैं। और एक और चीज़ कि ये जो लेजी यानी कि जो स्लो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ना, उन पे जो उनका टेम्परेचर है वो भी लो होता है। सही है, और उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि उन पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर की तरफ से, वो भी लो होता है, जब भी वो भी लो होते हैं, है ना। इसी तरह जो हाई वाले हैं, इन पर हाई, देख लो यहाँ से बता देती हूँ, इन पर हाई के साथ हाई टेम्परेचर होता है और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं कि अब एंजाइम साहब आते हैं और स्लो से स्लो चीज़ को एक्टिव कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब एंजाइम की वजह से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो किस रेट पर होते हैं, हाई रेट्स पर होते हैं, यानी कि एक्टिव रेट पर होते हैं। इसके बाद, और आप सब जानते हैं ये हमारे एंजाइम्स की बदौलत हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि जो बायो कैटलिस्ट हैं, यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है,
भाई कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी जो कि स्पीड अप करे, किसी भी चीज को स्पीड अप करे। अब ये क्या करते हैं भाई, लाइफ को स्पीड अप करते हैं, लाइफ के प्रोसेसेस को, लाइफ के फंक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। याद रखना ये सारी बातें बॉडी के अंदर की हो रही हैं, हम बॉडी के अंदर की दुनिया में है अभी। सर लाइफ को स्पीड अप करते हैं, तो दैट इज वाई इनको क्या कह रहे हैं, बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स का दूसरा नाम तो नहीं कह सकते, एक तरह से इनको कहा जाता है कि ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। अब इनका जो प्यारा सा नाम है एंजाइम्स, तो ये रखा किसने और इसका मतलब क्या है। तो एंजाइम जो है, इसमें जो हमारे पास इन है, ई एन, देखो ये जो इन है ना, इसका मतलब हमारे पास है इनसाइड। ये तो सब जानते हैं भाई, है ना, क्योंकि ये सारे हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, इनसाइड। और ये कौन सी लैंग्वेज से निकला है भाई, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। उसके अलावा जाइम मतलब यीस्ट, ठीक है, जाइम का मतलब है यीस्ट, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो ये होगा हमारे एंजाइम, अंदर काम करने वाले, तेजी से कोई भी चीज को स्पीड अप करने वाले, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एंजाइम की जो टर्म है वो किसने दी, एंजाइम की जो टर्म है वो फ्राइडरिच विल्हेल्म कुन ने दी। अब डर मत जाना इतना बड़ा नाम सुन के, देखो फ्राइडरिच, ये एक फ्राइड रिच किस्म के विल्हेल्म फ्राइडरिच विल्हेल्म कुन, ठीक है, क्या नाम है इनका, फ्राइडरिच विल्हेल्म कुन, सही है, फ्राइडरिच विल्हेल्म कुन। इन्होंने एंजाइम का नाम दिया, और वो कौन से ईयर में दिया है भाई, 1878 में, ठीक है, 1878 में दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है एंजाइम में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system। अच्छा ठीक है, तो अब ये एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के बॉस है ना, जो ओल्ड मैन बता रहे हैं इनकी कहानी, वो यही है कि एंजाइम्स को वैसे कहा जाता है कि ये ऐसे किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इस खास किस्म के, यानी कि एक एंजाइम जो है ना वो एक ही किस्म का फंक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एंजाइम है जैसे अमाइलेस, वो एक ही किस्म का, जैसे समझ लो ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अमाइलेस है वो प्रोटीन बनाने में काम करता है, तो प्रोटीन बनाने का जो फंक्शन है उसको सिर्फ एक ही किस्म का एंजाइम काम कर सकता है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग किस्म के फंक्शंस होते हैं, तो ये अलग अलग किस्म के फंक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, लेजी से एक्टिव करने के लिए हमारे प्यारे एंजाइम आते हैं और ये काम करके जाते हैं। तो इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि लाइफ लिविंग काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और आप ये भी जान सकते हो इसमें कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारी ये जो बॉस गैंग है ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो दिखने में लगता है कि सिर्फ सेल जो है ज़रूरी है, पर सेल के पीछे जो कह सकते हैं ना हीरो बैठा हुआ है वो एंजाइम है, और इसका काम क्या है, लेजी काम को एक्टिव कर देना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जस्ट फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल, अब वो बुढ़े अंकल जो थे ना ओल्ड मैन, वो ये बता रहे हैं कि कुछ सालों पहले ये समझा जाता था कि जो प्रोटीन्स है ना वही एंजाइम्स होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एंजाइम जिस चीज से बनता है वो प्रोटीन ही होते हैं, यानी कि उनकी नेचर प्रोटीन की ही है। तो कुछ सालों पहले ये चीज को माना जाता था, लेकिन 1980s के दौरान, देखो यहाँ पे बताती हूँ, 1980s के दौरान थॉमस कैच एंड सिडनी एल्टमन, ठीक है,
थॉमस कैच, देखो थॉमस कैच और सिडनी एल्टमन। थॉमस कैच और सिडनी एल्टमन आए, उन्होंने डिस्कवर किया दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आल्सो फंक्शन एज एंजाइम्स, कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के। अब बच्चे पूछेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, आप सबको पता है ना, आरएनए जो पढ़ा है ना, आरएनए चैप्टर नंबर 1 में, अगर पढ़ा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? जैसे डीएनए होता है ना, उसी तरह आरएनए है, ठीक है, उसी तरह आरएनए है जो कि हमारे प्रोटीन बनाने में जो है वो हेल्प करता है बॉडी के अंदर, जीन्स के अंदर, सही है, डीएनए के अंदर, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है बेसिकली। तो अब उन्होंने कहा, कौन? थॉमस कैच एंड सिडनी एल्टमन। एल्टमन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इधर लिख देती हूँ एल्टमन, ठीक है, थॉमस कैच एंड सिडनी एल्टमन, ठीक है, थॉमस कैच एंड सिडनी एल्टमन। इन दोनों लोगों ने 1980 में ये डिस्कवर किया कि कुछ खास किस्म के आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ खास किस्म के आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। वैसे तो प्रोटीन काम करते हैं एंजाइम की तरह। कौन से प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन काम करते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन सबको पता है ना, 3D 4D वाले प्रोटीन्स होते हैं जिनमें 3D 4D डायमेंशंस होती हैं। तो वैसे तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रोटीन होते हैं, लेकिन बाद में पता चला ना 1980 में कि आरएनए के भी कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं, बॉडी में हीरो की तरह काम करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनसे जो बनने वाले एंजाइम्स हैं वो क्या है? राइबोसोम्स, सॉरी राइबोजाइम्स, ठीक है। इनसे जो बनने वाले आरएनए से जो बनने वाले एंजाइम्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? राइबोजाइम्स, ठीक है, वो क्या कहलाने वाले हैं? राइबोजाइम्स। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, अच्छा राइबोजाइम्स का काम क्या है? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा आरएनए, तो ये राइबोजाइम्स के जो राइबोजाइम एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनका क्या काम है कि वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के रिएक्शन होता है। आपको पता है सबको कि हमारे डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, सबको पता है कौन सी होती है, कि किसके बाल कैसे होंगे, इसकी नाक कैसी होगी, इसके होंठ कैसे होंगे, पेरेंट्स से मिलते जुलते। तो उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को कैटलाइज करना, उन सारे फंक्शंस को स्पीड अप करना किसका काम है? हमारे राइबोजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स है जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, लेकिन आम तौर पे सबको पता है कि एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। खास तौर पर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो राइबोजाइम्स हैं, अदरवाइज जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं, तो कह सकते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अच्छा, अब ये भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रोटीनेशियस, ठीक है, प्रोटीनेशियस यानी कि प्रोटीन से बनने वाले, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बताते हैं कि ये एंजाइम्स जो है हमारी जो बॉडी के हीरोज हैं, जो सारा काम करवाते हैं एक्चुअल में, समझ लो हमारी बॉडी की मम्मा है। जो होता है ना, आप बिल्कुल भी बच्चे पढ़ नहीं रहे होते और फिर मम्मा आती है बोलती है बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, तो वही वाला उनको स्पीड अप करने में मदद करती है। तो हमारी बॉडी की मम्मा समझ लो, मदर जो है वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल के पीछे काम कर रहे हैं और सेल इन्हीं की वजह से चलता है, ठीक है। प्रोटीनेशियस इन नेचर पता चल गया। इसके बाद सबको पता है बायोकैटलिस्ट है, सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है, बॉडी में मौजूद होते हैं, सेल के प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, सेल के प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं। और सेल के प्रोटोप्लाज्म क्या है? सबको पता है। सेल पानी से बनता है, और पानी प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली 80% पानी होता है और बाकी उसके अंदर कुछ किस्म के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है ये तो बात, है ना, सॉरी बायोमोलिक्यूल, हाँ
कुछ किस्म के उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ये वो इस तरह के, ठीक है। सबने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। तो ये प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर होता है। तो एंजाइम्स जो है वो बायोकैटालिस्ट हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर एंजाइम सबको पता है प्रोटीनेशियस इन नेचर है, अभी अभी बताया। ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनते हैं जो कि 3D और 4D होते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करते हैं, जिनको मिलाकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, एंजाइम्स। यानी कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जुड़ेगा, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन जुड़ेगा, तीसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन जुड़ेगा और चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा। और इस तरह ग्लोब्यूलर प्रोटीन के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे होंगे वो भी प्रोटीन है ना, लेकिन उनको कहा जाएगा एंजाइम, ठीक है ना, उनको कहा जाएगा एंजाइम। और अब जब इतने सारे मोटे मोटे प्रोटीन से बने हैं तो क्या होगा, मोटे मोटे भारी भारी होंगे, हैवी होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा इनका, यानी कि भारी होंगे। उसके बाद या तो ये बेटा प्रोटीन प्रोटीन के होंगे सिर्फ, है ना, देखो या तो बेटा ये सिर्फ प्रोटीन के होंगे, देखो देखो या तो देखो मैं ऐसे प्रोटीन की शक्ल बना रही हूँ, ये समझ लो ये प्रोटीन है ना, यार ये सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं प्रोटीन बता देती हूँ, ये ऐसे समझ लो ये प्रोटीन है, ठीक है। क्या है ये भाई, प्रोटीन है, ये मैंने प्रोटीन की शक्ल बना दी है, प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है ना बेटा, या तो एंजाइम पूरे पूरे प्रोटीन से बने होंगे, और ऐसे कौन कौन से एंजाइम से, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 दे रही हूँ आपकी जो बुक में दी हुई है, अमाइलेज एंड पेप्सिन, ठीक है, अमाइलेज एंड पेप्सिन। और कुछ ऐसे भी प्यारे प्यारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनते भाई, उनके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। समझ लो ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि कुछ भी हो सकता है पर प्रोटीन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स की एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल आ रही है, एसिटाइल CO, ठीक है, देखो ऐसे बताती हूँ, एसिटाइल एसिटाइल, ठीक है, COA, ठीक है, एसिटाइल COA एक एंजाइम का नाम है यार, एसिटाइल COA। और कौन सा एंजाइम है ये, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, समझ गए। उसके बाद हमारे पास है कि एंजाइम हमारे सेल के अंदर अगर काम करेंगे, ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो, अब क्या बात आती है कि एंजाइम अगर हमारे सेल के अंदर, ये देखो समझ लो ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, अब इसके अंदर का मटेरियल नहीं बना रही, समझ लो ये सेल है। अब अगर तो बेटा एंजाइम इसके अंदर काम करेंगे, समझ लो एंजाइम है, अगर तो एंजाइम इसके अंदर काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे भाई, एंडो एंजाइम, एंडो मीन्स अंदर। और तो अगर इसके बाहर कर रहे हैं काम तो क्या कहलाएंगे, एक्सो एंजाइम, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है ना, एक्सो मीन्स आउटसाइड। उसके बाद सबको बताया था अभी कि सारे एंजाइम्स, अगर एक एंजाइम है तो एक ही तरह का फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन ही करेगा। उसके अलावा क्या है, सबस्ट्रेट। अब आए ना हीरो हमारे, जो सबस्ट्रेट, जो छोटे छोटे गुलाम देखे थे ना उनके पास बैठे हुए, समझ लो जो वीक थे, वीक तो नहीं, समझ लो स्टोरी है ये, कि जो उन पर डिपेंडेंट थे, समझ लो ये ऐसे ना एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना सबस्ट्रेट होता है, समझ लो बिल्कुल एक पिज्जा जो होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ पिज्जा। तो एक पिज्जा है, पिज्जे का एक समझ लो पीस निकाल दिया, तो अब पिज्जे में से जो पीस निकाला होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा पिज्जे का बाकी पार्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसी एंजाइम अकेले काम नहीं करते, एंजाइम के साथ उनका एक बहुत ही प्यारा सा यारी दोस्त है। हाँ वैसे तो ये दोस्त इन पर डिपेंड करता है, पर इनको इस दोस्त की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इस दोस्त को भी इनकी ज़रूरत है। तो इस दोस्त का नाम जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट, और इसका नाम क्या है, एंजाइम।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एंजाइम साइज में सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा अब इनके पास पर्टिकुलर साइट्स होती हैं टू रिएक्ट विद एंजाइम। यानी ये देखो, ये जो साइट है ना, ये जो जगह है जहां पर ये आकर सबस्ट्रेट घुसेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? एक्टिव साइट अंदर घुसेगा, एक्टिव हो जाएगा इंसान, फिर काम करना शुरू, है ना। तो एक्टिव साइट इसको कह रहे हैं जो शेप बना हुआ है, और ये सबस्ट्रेट जो इसके अंदर आके घुसेगा, दैट इज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करवाने के लिए एंजाइम का, सबस्ट्रेट और एंजाइम का कह सकते हैं मिलाप करवाने के लिए प्यारे प्यारे हमारे एक्टिव साइट्स बने होते हैं एंजाइम्स के अंदर, जिसके अंदर सबस्ट्रेट घुसा और फिर एंजाइम अपना काम करना शुरू हो जाता है। उसके बाद एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो काम होता है ना, वो कुछ खास किस्म के आयंस सब पड़ता है ना, चार्ज मॉलिक्यूल्स, कुछ किस्म के आयन से एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि तेज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। एंजाइम का जो भी काम है ना, वो कुछ खास किस्म के आयंस यानी कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्ट्स, ठीक है, नमक, जानते हैं सब सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनसे क्या होता है? एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, अगर वो हमारे एंजाइम के साथ आए और साथ एंजाइम के आके साथ में रिएक्ट करें। वो कौन से हैं भाई? वो आयंस और सॉल्ट्स, वो हो सकते हैं मैग्नीशियम, वो हो सकते हैं मैंगनीज, वो हो सकते हैं क्लोरीन। ठीक है, हो सकते हैं क्लोरीन। ये सारे क्या होंगे? आयंस होंगे। इनके मैग्नीशियम का आयन होगा, मैंगनीज का आयन होगा, क्लोरीन का आयन होगा। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो सर्टेन किस्म के आयंस या फिर सॉल्ट्स अगर एंजाइम के साथ आएंगे, काम करेंगे थोड़ा बहुत, तो इस हीरो की जो है एंजाइम, हमारा जो हीरो है ना, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे, तेज कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल है, तो इनको क्या कहा जाता है? एक्टिवेटर्स। क्या कहला रहे हैं बेटा? ये एक्टिवेटर्स। क्यों कहला रहे हैं एक्टिवेटर्स? एंजाइम की एक्टिविटी को और ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अब हमारे जो हीरो है ना, एंजाइम बॉडी के जो हीरो हैं, वो कौन है? ये तो पता चल गया, बट इनको कोई रोक सकता है क्या? कोई इनका विलेन? भाई देखो, आप सबको पता है कि हर कहानी में एक विलेन तो होता ही होता है, तो इस कहानी में भी एक विलेन है, और वो है इनहिबिटर्स। कौन से हैं वो? इनहिबिटर्स। अब भाई इनहिबिटर्स का मतलब, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि एंजाइम जो है ना, उनका काम रुक जाता है। ये इनहिबिटर्स आते हैं, विलन की तरह अपना काम करते हैं, और एक चुटकी में एंजाइम का काम रुक जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, कह सकते हैं रुक जाती है। अब ये इनहिबिटर्स कौन कौन हो सकते हैं? वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, वो इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पर एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, और कोई भी किस्म की एक्टिविटी रुक सकती है। कैसी एक्टिविटी रुक सकती है? भाई देखो, वैसे तो एंजाइम हमारा काम एक ही कर रहा है, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर ये विलन आया एंजाइम के पास, तो एंजाइम के कुछ फैक्टर्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स को, उसकी कुछ भी जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाता है, और हीरो खुद जो है उस हीरो को कह सकते हो ना, मारता है। समझो, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, विलेन होता है ना, जैसे कोई अगर हमें विलेन की देखा जाए मूवी में, तो एक हीरो है, तो हीरो की कह सकते हैं जो कमजोरी है, या हीरो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको खींचने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो इसी तरह हमारे एंजाइम की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, उस पर ये हमला करता है इनहिबिटर, ताकि एंजाइम कमजोर पड़ के खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कि सबस्ट्रेट कितना है, अभी आपको आगे यही पता चल जाएगा कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इसके अलावा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कि एंजाइम कितना है, क्या है, वो भी सब आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पीएच एंड टेम्परेचर।
ये सारे एंजाइम के फैक्टर्स हैं, फिक्र मत करो, टेंशन भी मत लो इतना ज़्यादा कि क्या बढ़ा दिया मुझसे, कुछ नहीं भाई। सबस्ट्रेट पता है क्या होता है? पता है। एंजाइम पता है क्या होता है? पता है। पीएच, पीएच आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस पीएच होता है ऐसे, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है, वो उसकी पीएच से पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं हमारे एंजाइम के, इन पर अगर हमला कर दिया तो बेचारा टुन हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इन्हीं पर हमला कर करते हैं। अब हमारे एंजाइम्स बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक टाइप्स, बहुत ही खास किस्म की पीएच पे काम करते हैं। जब पीएच का टॉपिक आएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसी पीएच होती है, ठीक है। यानी कि कुछ एसिडिक, बेसिक और एक सर्टन होती है इनकी, जैसे 7 हो सकती, कुछ भी हो सकती, ठीक है। पीएच नंबर्स होते हैं सर्टन। अब होता क्या है बेटा, एंजाइम आप सबको पता है कि एंजाइम हमारे हीरो हैं, और वो जब भी बॉडी में काम करते हैं, तो जब भी केमिकल रिएक्शन में वो काम करते हैं तो उन पर कोई भी आंच नहीं आती है। देखा है ना, फिल्म में हीरो को कुछ नहीं होता है, इसी तरह इनमें भी ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे कि रिएक्शन में घुसे थे, और वैसे के वैसे ही रिएक्शन के अंदर रहते हैं। अब आज के सेशन में यहाँ तक स्टोरी खत्म हो चुकी है, और आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज़।